राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन पहले न्यायपालिका पर आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि कुछ वकील लिख करके फैसले लाते हैं और उसी पर फैसला हो जाता है। इसके बाद राजस्थान में एक भूचाल सा आया हुआ है। जो वकालत में है उनके अंदर भी, जो वकालत नहीं करते हैं उनके अंदर भी। सबकी यही इच्छा है कि वाकई में जो मुख्यमंत्री ने कहा है क्या वो सच है, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या कोई पॉलिटिक्स है या क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकील, जिनसे समझते हैं कि जो ये मामला है ये कहाँ जा रहा है। भाई साहब, आपका एबीपी लाइव पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश ही नहीं, ये अपने आप में एक दुर्लभतम मामला है। आज तक देश के और राजस्थान के इतिहास में अवमानना का इतना बड़ा कोई मामला आज तक नहीं हुआ, जहां सीधे सीधे प्रदेश का मुखिया न्यायपालिका के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहा है कि इस प्रकार का करप्शन है। करप्शन हर जगह है, संविधान के हर अंग में है, लेकिन उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर भी अच्छे जजेज हैं, अच्छे वकील हैं, जो नैतिकता के आधार पर, निष्ठा के आधार पर, संविधान के आधार पर अपना काम करते हैं। सबको इन्होंने एक ही तराजू में तौल लिया और पूरी की पूरी न्यायपालिका को इस प्रकार से बदनाम करने का काम किया है। ये अपने आप में इतना अशोभनीय कार्य है। और कौन कर रहा है? ऐसा व्यक्ति जो एक सूबे का मुख्यमंत्री है, जिसने संविधान की शपथ ली हुई है। कई मामलों में तो न्यायाधीशों के हाथों दूसरों को शपथ दिलाई जाती है और दूसरे न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। सब संविधान से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लोग हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्या वाकई में इन्होंने अटैक किया है या कोई पॉलिटिक्स की है इन्होंने जो कांग्रेस की जो लगातार पतन हो रहा है, इससे ध्यान हटाने के लिए इस मामले को न्यायपालिका की ओर मोड़ दिया है। जो अभी भाजपा की परिवर्तन यात्राएं आरंभ हुई हैं, उन यात्राओं से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का काम किया है इन्होंने। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से इन्होंने वकीलों पर सीधा अटैक किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है कोई सीएम बोल रहा हो, फिर दूसरे दिन इनका बयान पलट जाता है कि मेरी निजी राय नहीं थी, और अब तमाम बातें हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्यों किया होगा सीएम ने ऐसा? मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो व्यक्तिगत प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, जिसमें मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पार्टी बनाया हुआ है, उन प्रकरणों से वो आहत है और उन प्रकरणों के संदर्भ में माननीय न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए, ताकि माननीय न्यायालय इनके केस को हल्के में लेवे, इनको किसी प्रकार का लाभ देवे, इसलिए इस प्रकार का जो बिल्कुल ही अशोभनीय अटैक इन्होंने माननीय न्यायालय पे किया है और गरिमा को ठेस पहुंचाया है। इससे हम सब व्यक्तिगत रूप से वकील समुदाय जो है दुखी हुआ है। इसका असर क्या पड़ेगा? क्या लगता है कि अभी इन पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? हाँ, कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय ने, जैसा भाई साहब ने बताया, कल एक जनहित याचिका में व्यक्तिगत अशोक गहलोत को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब उनको वकील भी खड़ा करना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा, और पूरे राजस्थान में ऐसा माहौल बन गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहानी यथार्थ हो गई। तो अब और है हमारे साथ, ये जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें राजस्थान के बाहर भी जो वकील हैं उनके मन में भी सवाल आ रहा है कि मुख्यमंत्री सीधा न्यायपालिका पर अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं वकील लिख करके लाते हैं और हाई कोर्ट में फैसले हो जाते हैं। आपका एक लंबा कैरियर है, कैसे देख पा रहे हैं चीज़ों को आप? देखिए, जैसा अभी सौरभ जी ने बताया कि ये एक दुर्लभतम मामला है। मुझे भी काफ़ी वर्ष हो गए हैं हाई कोर्ट में वकालत करते हुए, 34 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने शायद अपनी वकालत की ज़िंदगी में इतना बड़ा अवमानना का प्रकरण नहीं देखा। और जिस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका पे, वकीलों पे जो आरोप लगाए हैं, निराधार आरोप लगाए हैं, अगर आपने सुना हो उनका स्टेटमेंट, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने सुना है कि वकील लोग जो फैसला लिख के देते हैं वो जज दे देते हैं। यानी कि कोई उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बिना किसी निराधार आरोप के उन्होंने कैजुअल वे में ये जो है स्टेटमेंट दिया है। वो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। सर्वोच्च पद पे बैठे हुए, संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति से इस तरीके की बातें करना, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ऐसा प्रकरण नहीं हुआ होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि हर जगह कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम सब जानते हैं कि होता है, लेकिन इनके इस स्टेटमेंट से पूरे न्यायिक जगत को जो है
इतना उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। बहुत से वकील जो हैं आज भी सब नैतिकता से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जुडिशरी में भी जो है न्यायिक अधिकारी हैं वो भी नैतिकता से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके सम्मान को भी ठेस पहुंची है। इन्होंने चूंकि अपने स्टेटमेंट्स में सबको भ्रष्ट बताया है। इनका कहना है कि सब भ्रष्ट हैं, पूरी जुडिशरी भ्रष्ट है, यानी कि पूरी लीगल फ्रेटर्निटी जो है, चाहे वो वकील समुदाय हो चाहे न्यायिक समुदाय हो, सब भ्रष्ट है। इसलिए कल मैंने और सौरभ जी ने एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल करी है इनके खिलाफ, जिसमें 1-2 दिन में सुनवाई की उम्मीद है कि 1-2 दिन में सुनवाई हो जाएगी और उसमें आगे देखती है न्यायालय क्या करता है। क्योंकि जिस तरीके का प्रकरण है ये और जिस तरीके का इनका जिन स्टेटमेंट है, इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी 2018 में या 2018 की बात है जब राजस्थान उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट बिल्डिंग जोधपुर में नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के और भी जजेस मौजूद थे, राज्यपाल महोदय मौजूद थे, राष्ट्रपति महोदय मौजूद थे, सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उस समय भी इन्होंने ये ऐसा स्टेटमेंट दिया था, लेकिन तब किसी ने कोई कार्रवाई ना तो शायद कहीं ध्यान आया, ना किसी ने कोई कार्रवाई करी। अभी जुलाई 2022 में नालसा का एक कार्यक्रम हुआ था राजस्थान जयपुर में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसमें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश भी थे, राज्यपाल महोदय भी थे, केंद्रीय कानून मंत्री भी थे। उस समय भी इन्होंने एक ऐसा अपमानजनक स्टेटमेंट दिया था जिस समय उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं वो लाखों रुपए की फ़ीस लेते हैं एक दिन की, और वहाँ पे केवल जो न्याय है वो केवल अमीरों के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो शक्ल देख के जो है वहाँ पे निर्णय करते हैं। तो ये आदतन अपराधी हैं, आदतन इनकी आदत हो गई है हमेशा जुडिशरी पे आरोप लगाते रहें, आक्षेप लगाते रहें। तो मेरा ये समझना है कि अब क्योंकि अब क्या है कि पाप का घड़ा भर चुका है और जिस तरीके से कांग्रेस का नैतिक पतन होता जा रहा है उसकी भी एक ये बौखलाहट हो सकती है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि क्योंकि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है तो कोई ना कोई कार्रवाई इनके खिलाफ आवश्यक रूप से होगी। अभी जो आपने फाइल की है उसमें क्या अगर सुनवाई होती तो क्या हो सकता है, कितनी सज़ा हो सकती है, क्या हो सकता है उसमें? देखिए, सज़ा तो उसमें 3 साल भी हो सकती है, 2 साल, ये सब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। पहली बात ये है कि प्रथम दृष्टया जो है, क्योंकि पेपर में मीडिया में सब चीज़ आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है, इनके बयान स्टेटमेंट हैं, और इन्होंने हालांकि दूसरे दिन एक सफाई देने की भी कोशिश करी। उसमें ये कहा है कि साहब ये मेरी निजी राय नहीं है। तो किसकी राय है ये, किसकी राय से बोलेंगे? एक मुख्यमंत्री रहते हुए, सर्वोच्च पद पे रहते हुए अगर इस तरीके के रोज़ अपने बयानों से पलटेंगे तो ये, इसलिए मेरा मानना ये है कि माननीय उच्च न्यायालय को इसमें आवश्यक रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करेगा और इनको दंडित करेगा। ये जो बात वही आपसे भी है, जो मसला है, जिस तरह की बातें आई हैं, जब आपने सुना होगा तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया है, या जो मामले बता रहे हैं कि उनके ऑलरेडी उनके कई सारे पर्सनल मामले चल रहे हैं उसको लेकर के किया, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से लगातार कभी ईडी पर आरोप लगाते हैं, कभी न्यायपालिका पर आरोप लगाते हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता कि जिस स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, जिस पद पर हैं इस टाइम पर, गर्मा में पद पर आप हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, उससे किस तरीके का रोष नागरिकों में व्याप्त होगा। उनको ये सोचना चाहिए कि आप स्टेटमेंट देने से पहले आप भ्रष्टाचार की पुष्टि कर रहे हैं, अपने ही डिपार्टमेंट में आप भ्रष्टाचार की पुष्टि करते हैं। न्यायपालिका अपने आप में एक अलग बॉडी है जिसके लिए इस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा जब दिए जाते हैं तो इससे रोष पैदा होता है। रोष केवल वकील समुदाय में पैदा नहीं होता, अधिवक्ता समुदाय तो इस प्रोफेशन में है, न्यायाधीश इस प्रोफेशन में है, और जब वो इस तरीके के बयान देते हैं कि हम वकील पर्ची लिख कर लेकर जाता है, उसी तरीके का जजमेंट वहाँ से वापस आता है, तो आप ये सोचिए कि इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। समाज जब अब न्याय के लिए, न्याय व्यवस्था पर विश्वास कर रहा है, न्यायाधीशों पर विश्वास करता है, तो उसका विश्वास भी डगमगाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है, आप राज्य को संभाल रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि ईडी के छापे इसलिए डलवाए जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में वो आती है। कभी आप महिलाओं के खिलाफ जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, और जिस तरीके का जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं उससे समाज में किस तरीके का एक मैसेज जाएगा।
अगर मैं इसको पुष्ट करूं कि जो इनके मंत्रियों के बच्चे जब अपराध करते हैं और वो जब वो बरी होते हैं, तो क्या इनके द्वारा जो वकील अपॉइंट किए गए थे उन्होंने पर्ची लिखकर दिया था, पर्ची में लिख कर दिया था, उसी तरीके का जजमेंट बाहर आया, तभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तभी वो जल्दी बाहर आ जाते हैं, तभी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो भ्रष्टाचार की पुष्टि अपने ही शासन में खुद कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से ये है कि आप जिस तरीके का आरोप न्याय व्यवस्था पर लगा रहे हैं, आपने किस आधार पर ये आरोप लगाया? पहले तो वो आधार दिखाएं। अब एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा मैं सर कि मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाया, ये जो बात कही, वो तो उन्होंने फिर कहा कि मेरी निजी राय नहीं है। जो कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, वजह क्या हो सकती है, किस लिए किया है, कोर्ट को क्यों लगा कि नोटिस जारी करना चाहिए? देखिए, कोर्ट नोटिस जब जारी करती है तो उसके पीछे कॉग्निजेंस एक शब्द है, प्रसंज्ञान लेना है। तो प्राइमा फेसी जब भी कोर्ट को ये लगता है कि ये जो मैटर है इसको मेरिट पे सुन के ही डिसाइड किया जा सकता है, तभी नोटिस जारी किए जाते हैं। और इस प्रकरण के में स्पष्ट रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको नोटिस जारी किए गए हैं और 3 अक्टूबर उसकी आगामी तारीख नियत की गई है। उससे पहले मुख्यमंत्री को एफिडेविट पे लिख के देना पड़ेगा कि उनका जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने क्यों दिया और उसके पीछे क्या तथ्य हैं, वो सब उनको देने पड़ेंगे और उसके बाद न्यायालय इसमें आगामी कार्रवाई करेगा। ये जो नोटिस हुआ, इसके बाद अब आप कह रहे हैं कि ये करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री, मान लीजिए क्या देना ही पड़ेगा कि मैंने बोला है, उसके बाद क्या क्या सजाएं हो सकती हैं, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, कुछ इसका भी बताते चलें। देखिए, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर पनिशमेंट है, जेल का प्रावधान है बाकायदा उसके अंदर। तो उसमें अब ये तो न्यायालय के ऊपर है कि वो उनको कितने दिन की, महीनों की, कितने की अपने दंडित करते हैं। और उससे पहले अगर उनको सद्बुद्धि आ जाए तो वो आम जन से माफ़ी मांगे और न्यायपालिका से माफ़ी मांगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि संविधान की बात आ रही है, 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट संविधान सभा में पेश किया था, उन्होंने कहा था कि भारत में अभी संवैधानिक नैतिकता जो है वो गांव-गांव तक नहीं पहुंची है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि संवैधानिक नैतिकता जो हम चाहते हैं कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक आम नागरिक तक पहुंचे, लेकिन आज हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी संवैधानिक नैतिकता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। कारण ये है कि संविधान की जो आदर और सम्मान की बात आती है वो हमारे मौलिक कर्तव्यों का पहला कर्तव्य है। वो सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए जो भी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं। उन्होंने उसको भी याद नहीं रखा। उसके बाद वो भूल गए कि जिस सीएम पद पे वो बैठे हैं उस पे भी उन्होंने शपथ ली थी और शपथ के अंदर पहली शपथ का अर्थ यही है कि मैं संविधान को सर्वोपरि करूंगा। संविधान की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संविधान में हमारे 3 हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों की ऑटोनोमस इंडिपेंडेंस ही हमारे संविधान की खूबसूरती है। और उसके अंदर भी जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो जब तक नहीं होगी तब तक हमारा लोकतंत्र सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो ये जो इस प्रकार की जो टिप्पणी है वो इमेच्योर ही नहीं है, बल्कि एक तरह से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो न्यायपालिका, जो राजस्थान की जो न्यायपालिका है वो ईमानदारी के लिए पूरे भारत में जाना चाहती है। तो अभी जो ये सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कुछ केस चल रहे हैं, तो उनको इसी चीज़ का डर लग रहा है कि अभी जो न्यायपालिका से अगर ईमानदारी वाले अगर जजमेंट आते हैं तो वो उनके पक्ष में नहीं आएंगे। तो इसलिए वो एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जस्टिस डिलीवरी का ये सबसे बड़ा एक सिद्धांत है कि जुडिशरी है वो एकदम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उसको कोई भी इन्फ्लुएंस करे, किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस करे, उसको डीमोरलाइज करे, उसको स्कैंडलाइज करे, वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता के साथ साथ सामाजिक नैतिकता और उनकी व्यक्तिगत नैतिकता के आधार पे उनको तुरंत इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह का मामला जो मुख्यमंत्री ने बोला, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया है या कोई और भी रहा इसके पहले जिसके बारे में कुछ हो चुका हो, नोटिस जारी हुआ हो? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये न्यायपालिका में सबसे पहला प्रकरण है जब सीएम के खिलाफ सुओ मोटो
कॉग्निजेंस लेने की बात हो रही है। और ये राजस्थान का जो इतिहास है बहुत ही स्वर्णिम रहा है। 15 लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे संविधान सभा के, वो हमारे राजस्थान से थे। लेकिन इन्होंने जो ये कृत्य किया है, उससे आज लग रहा है कि हमारी संविधान सभा के माननीय सदस्यों की आत्माओं को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। और ऐसा प्रकरण नहीं है, और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का प्रकरण जो है वो राजस्थान से शुरू हुआ है। जिस तरीके का वही सवाल अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, फिर बाद में कहते हैं कि मेरी निजी राय नहीं थी। उन्होंने उस बात में ये भी बात कही थी कि जनता को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से काम हो रहा है। पब्लिक उन्होंने कहीं न कहीं इंडिकेट भी किया कि आप समझिए किस तरह से न्यायालय में हो रहा है। ईडी सीबीआई लगातार चर्चा में रहती है क्योंकि कहते हैं कि केंद्र सरकार उन पर अटैक करवा रही है। आपको क्या लगता है, कुछ पॉलिटिकल माइलेज है या यूं ही अशोक गहलोत ने कह दिया है? नहीं, सीएम साहब तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में एक तो इतना भ्रष्टाचार है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, आए दिन अपराध में नंबर 1 बन चुका है। तो जैसे सौरभ जी ने कहा, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं झूठे। जहाँ इतना भ्रष्टाचार है तो वहाँ ईडी कार्रवाई पहले भी करती थी, ये थोड़ी पहली बार करी है ईडी ने कार्रवाई। तो ये संस्थाएं तो काम करती है, जैसे अपना सुचारू रूप से काम कर रही है। तो ये तो पॉलिटिकल, अब उनकी क्या मंशा रही, लेकिन इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, जैसे सौरभ जी ने कहा, मनोज भाई साहब ने कहा, ध्यान भटकाने के लिए कहा। तो आपको लगता है कि नुकसान हुआ, आप लोगों के मन में दुख है इस बात को लेकर? पूरे राजस्थान के एडवोकेट समुदाय में दुख है, निराशा है। इस तरह का बयान दिया जुडिशरी के लिए, न्यायपालिका के लिए, तो पूरा खेद है, पूरा दुख है। लोगों को आंदोलित हैं वकील इस मुद्दे को लेकर लंबे 2-3 दिन से। ये जो अधिकार मिलते हैं बोलने के, कहने के, जो एक्ट होते हैं, भी आप बता रहे थे, क्या क्या हो सकता है इसमें? ऐसा है जी, आर्टिकल 21 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अलावा आर्टिकल 51 है कि नागरिक के भी कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, ये जानबूझकर अपना वक्तव्य दिया है और ये सीधे सीधे न्यायपालिका पर हमला है। जानबूझकर दिया वक्तव्य आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये माननीय न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना नहीं है जो सिविल कंटेम्प्ट कहलाएगी। ये हमला है न्यायपालिका के ऊपर कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा है कि मेरी राय में आया, ये जानबूझकर एक ध्यान भटकाने के लिए कि जो राजस्थान में आजकल चल रहा है, राजस्थान में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, जगह जगह अपराध हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए डायरेक्टली हमला है न्यायपालिका पर। और देखिए, आपने कहा कि वकील फैसले लिख के आते हैं। जब जज सुनता है, जज बड़ा पेशेंसफुल सुनता है और दोनों तरफ के वकील होते हैं। जज उस मामले में जो बेटर देन बेस्ट एज पर दी प्रोविजन ऑफ लॉ होता है, उसको चुनकर अपना फैसला सुनाता है लॉ के अनुसार। उसके बाद आगे के रास्ते हैं, अपील है, रिवीजन है, सुप्रीम कोर्ट तक है। आप जानबूझकर ये कहना चाह रहे हैं कि साहब वकील फैसले लिख के, हाँ, राजस्थान की रेवेन्यू कोर्ट्स में ये हो रहा है, जो प्रशासन चलाता है, जुडिशरी नहीं चलाती है। आप देखिए, कभी कोई ट्रैप हो रहा है, कभी कोई ट्रैप हो रहा है। जाके देखिए रेवेन्यू कोर्ट्स में भ्रष्टाचार लगा के, आप पटवारी कानूनगो से लेके और ऊपर तक आप देखिए रेवेन्यू बोर्ड तक। रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य के यहाँ रिटायरमेंट के बाद फाइलें मिली, जजमेंट लिखी हुई, ये क्या है? वो रेवेन्यू कोर्ट्स जो है सरकार के अंतर्गत आती हैं, उनमें यही होता है, सब भ्रष्ट हैं। आप अगर न्यायपालिका पे कहते हैं तो दोनों तरफ से वकील होते हैं, दोनों तरफ के वकील अपनी दलीलें देते हैं और ये दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश अपना फैसला सुनाता है जो बेटर देन बेस्ट है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसलिए इस अशोक गहलोत साहब के जो वक्तव्य हैं जानबूझकर दिया हुआ है, राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और न्यायपालिका पर सीधा सीधा हमला है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कोई बयान आता है तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। कांग्रेस वाले अपने तरीके से बताते हैं, बीजेपी वाले अपने तरीके से बताते हैं। आप तो वकील हैं, तो आपको तो पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी अगर मैं ये जैसे आप बता रहे हैं कि जो इनका नीचे चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, प्रशासन वाला जो खेल चल रहा है, कहीं उसी से प्रभावित होकर के तो मुख्यमंत्री ने नहीं हाईकोर्ट पर हमला कर दिया? तो मुख्यमंत्री अपना प्रशासन संभाले ना, वो प्रशासन हाईकोर्ट के अंतर्गत तो है नहीं, रेवेन्यू कोर्ट्स हाईकोर्ट के अंतर्गत तो है नहीं, वो तो मुख्यमंत्री के सीधे सीधे अंडर में है। रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, आपके रेवेन्यू बोर्ड आपने बना रखा है, संभागीय आयुक्त आपके यहाँ है, आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, आपके यहाँ पटवारी हैं, आपके यहाँ एसडीएम है, आपके यहाँ एसडीओ है। जाके संभालने क्यों ट्रैप होते हैं? वो पटवारी क्यों रिश्वत लेते हुए ट्रैप होते हैं? नामांकन कार्रवाई करते हुए गरीबों की जमीन हड़पते हैं, ये पैसा दे के फैसला देते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स वाले, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते?
ये कार्रवाई तो करनी चाहिए। मुख्यमंत्री का कोई पॉलिटिकल माइलेज आपको दिखता है इस पूरे बयान में? ये पॉलिटिकल माइलेज ही है, ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आप एक चीज़ देखिए, कांग्रेस की सदा से आदत रही है, राहुल गांधी को जब 2 साल की सज़ा मिली तो सीधे सीधे कांग्रेसियों ने कहा कि साहब ये हो गया और मोदी जी ने ये करवा दिया और वो करवा दिया, और उन्होंने न्यायपालिका पर आरोप लगाना शुरू किया। उन्होंने न्यायपालिका को भला बुला कहा। जैसे ही राहुल गांधी की सज़ा सस्पेंड हुई, उन्होंने न्यायपालिका को अच्छा कह दिया। जैसे ही राम मंदिर पे फैसला आया, न्यायपालिका उनके लिए ये हो गई। ये कांग्रेस के डीएनए में ये चीज़ है कि अगर उनके मन माफिक कुछ फैसला नहीं आता है तो सीधा सीधा न्यायपालिका पर आप आरोप लगा दीजिए। आप बताइए क्या लग रहा है सर कि जो ये बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, चुनाव है, सब चीज़ों को देख करके क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि मुख्यमंत्री अपने बयान में खुद फंस गए। पिछले 5 साल से क्या हो रहा है, आरपीएससी में क्या हो रहा है, इनके खुद के अपॉइंट किए हुए आरपीएससी मेंबर पेपर बेचते हुए पकड़े गए। हर दिन इतने अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं कि पेपर में पूरी न्यूज़ भी नहीं आ पा रही। तो आप किस बेस पे न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं? और जो इन्होंने लिख के देने के बाद वकील लिख के लेके जा रहे हैं तो डायरेक्ट रेवेन्यू बोर्ड का है, तो वो सारे अधिकारी उनके अपॉइंट किए हुए हैं। अगर ये जुडिशरी के अंडर में होता फिर आप कहते तो फिर भी मानते कि साहब गहलोत साहब के अंडर में नहीं है इसलिए आरोप लगा रहे हैं। जहाँ आरोप लगा रहे हैं वो तो सारा आपका सिस्टम है। हमने तो आज तक नहीं देखा है हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में इस तरह का सुना भी नहीं। और जैसे भाई साहब ने बताया, दोनों तरफ की वकीलों की दलील सुन के अंडर कोर्ट के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग फैसला दिया जाता है। तो अशोक गहलोत जी तो खुद फंस चुके हैं। हर जगह से यही बात आ रही है, पहले खुद तो संभाल लो अपना डिपार्टमेंट। तो आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? भाई इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। उनका खुद का इमेज डाउन हुआ है इसमें। क्या हो सकता है, अभी कार्रवाई करनी चाहिए कोर्ट को। अब जो कोर्ट कार्रवाई कर रही है ये सही रहेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करनी चाहिए। इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी को कम से कम आईना तो दिखाया जाए। का ऐसे तो कोई भी स्टेटमेंट दे देगा। अब जब इतने बड़ी आदमी पे कार्रवाई होगी, नोटिस इश्यू होगा, तो कल तो कोई भी आदमी गैर जिम्मेदार बयान देने से पहले 2 बार सोचेगा। गहलोत जी खुद भी सोचेंगे। और कुछ नहीं हुआ इनके, वो तो तीर लगा जो दीवार के टकरा के इनके ही लग गया वापस। हर जगह से एक ही बात आ रही है कि इनका खुद का क्या है। हर एक सीट आरपीएससी में जो एग्जाम हुआ है सीट बिकी है। आए दिन रेवेन्यू बोर्ड में इस लेवल के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कितने ज़मीनें हड़पी जा रही है। अभी बाड़मेर में कल परसों ही जल जीवन मिशन में कितने हज़ारों बंडल पाइपों के जलाए गए हैं। 20,000 करोड़ का कितना हुआ है। तो आप खुद तो संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं, न्यायपालिका अपनी जगह सही है, सब जगह दोनों जगह सुन के होता है। कोर्ट से बाहर कुछ नहीं होता वहाँ। जो कानून में आप प्रावधान दे दिए उसी के अकॉर्डिंग जज कभी कानून से बाहर नहीं जा सकता। तो ये तो कहना बिल्कुल बेमानी है, खुद फंस चुके हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे जो मसले थे जिस पर अशोक गहलोत ने बयान दिया था, उस पर हमने बातचीत की यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट के तमाम वरिष्ठ वकीलों से, अधिवक्ता से। इनसे समझा मैंने कि वाकई में क्या अशोक गहलोत ने कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये बात कही थी या कोई और बात थी। इसमें तमाम राय अलग अलग तरीके से आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके ऊपर खुद मामले चल रहे हैं इसलिए वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस के डीएनए में ये रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अशोक गहलोत इस तरह से कई और वाक़े कर चुके हैं, इसके पहले 2-3 जगहों पर बोल चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इस बार उन पर कार्रवाई होगी तो इससे कम से कम ये एक आईना दिखाने का काम होगा कि किसी व्यक्ति या किसी बड़े प्रशासनिक या शासन पर बैठे हुए व्यक्ति को न्यायपालिका बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।